जो खबर हम आपको बता रहे हैं सबसे बड़ी है वो यही है कि डेडलाइन खत्म होने की बात बार बार दोहराते हुए डोनाल्ड ट्रंप अब सीधा 8 बजे के बारे में कह रहे हैं, मतलब ईस्टर्न टाइम, मतलब लगभग भारत में 5:30 बजे सुबह का वक्त होगा। वो कह रहे हैं 4 घंटे के अंदर एक पूरी सभ्यता को हम खत्म कर देंगे, वो ये कह रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी, दूसरी तरफ ईरान भी तो हमले नहीं रोक रहा है। ईरान अभी शारजा पर हमले किए हैं, शारजा के साथ साथ आप सोचिए 2 लोग घायल हुए हैं। अब टेलीकम्युनिकेशंस की कोई दफ्तर है उस पर हमले कर रहे हैं, वो तुर्की में इजरायली एम्बेसी पर हमले कर रहा है। सुधांशु जी, देखिए, ईरान के सामने कुछ विवशताएं भी हैं। मानी हुई बात है कि अमेरिका की इतनी बड़ी फौजी ताकत का ईरान सीधे मुकाबला नहीं कर सकता, और इसलिए आज उसके सामने विकल्पहीनता की स्थिति है, विवशता है कि वो क्या करे। तो उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में जहां कहीं भी उसको लगता है कि अमेरिका के बेस हैं और उनमें वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है। मगर यहां पर एक बात समझिए, ये पूरी की पूरी समस्या वहां से शुरू हुई है कि जो इस्लामिक कंट्रीज, एक तरीके से जिसे आप कह सकते हैं ना कि अरेबिक वर्ल्ड था, उसके नेतृत्व पाने की छटपटाहट में जो जितने भी बड़े देश हैं, एक जमाने में टर्की के पास इसका नेतृत्व था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले। जब वो गया तो इजिप्ट ने कभी ये ख्वाब पाला, जब अनवर सादात से पहले कर्नल नासिर ने, कि वो इंटायर अरब वर्ल्ड के लीडर होंगे। फिर वो ख्वाब सद्दाम हुसैन के दिल में आया कि वो लीडर हो जाएंगे, तो कभी सऊदी अरबिया को लगता वो लीडर हो जाएंगे, तो कभी अयातुल्लाह खुमैनी ने को लगता था 80s में कि वो लीडर हो जाएंगे। समस्या क्या है कि लीडर बनने के लिए इन सारे देशों में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये सिर्फ बम बनाने और सेना को मजबूत करने में लग गए। इनमें से किसी ने टेक्नोलॉजी में एक्सेल करने की कोशिश नहीं की। इसमें से किसी ने फार्मास्यूटिकल से लेके टेलीकॉम टेक्नोलॉजी से लेके नई टेक्नोलॉजीज के द्वारा अगर इनमें से कोई भी एक देश अच्छा कर जाता तो वो इकोनॉमिकली डोमिनेट करने लगता दूसरे देशों को। यहां पे एक फंडामेंटल प्रॉब्लम माइंडसेट की है, वो उनकी स्ट्रेंथ भी है। मुस्लिम देशों में एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि वो बर्बादी के बाद भी वो लड़ते रहते हैं, चाहे इराक हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो। आपने देखा कि मतलब जिसे कहते हैं ना बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, वो लड़ते रहने की उनकी पॉजिटिव पॉइंट भी है। मगर नेगेटिव पॉइंट यह है कि लड़ने की इतनी ज्यादा शिद्दत हो जाती है कि उस शिद्दत के चलते हुए अच्छे दिनों में भी लड़ना और लड़ाई की तैयारी करना ही मेन एम हो जाता है और बाकी सब सब्सिडरी हो जाता है। आज के समय में मैं ये कह सकता हूं, ये दुनिया के लिए एक बहुत संवेदनशील समय है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस प्रकार की भाषा बोली है वो भी अपने आप में बहुत संवेदनशील और चिंताजनक विषय है। परंतु जहां तक सभ्यता की बात है, यहां एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जो सभ्यता का विषय उठाया गया है, ईरान ने भी कहा है कि हम 5000 साल पुरानी सभ्यता है। जब सभ्यता मूलक प्रश्न उठेगा तो फिर ईरान वो नहीं ईरान है जो 5000 साल पुराना था। अगर साउथ अफ्रीकन एम्बेसी ऑफ ईरान किंग साइरस के सिलेंडर का जो उद्गोल वो करती है कि देखिए साहब कितनी ह्यूमैनिटी आया था, तो मुझे लगता है ईरान वाले ईस्वी में बेबीलोनिया के किंग ने जब यहूदियों को मारने का पूरा तय कर लिया था, उन यहूदियों की जान ईरान के साइरस किंग ने आके बचाई थी। और आज मुझे लग रहा है जब ईरान की एम्बेसी साउथ अफ्रीका की पोस्ट करती है कि हम कितनी महान सभ्यता थे, तो वो भूल जाती कि महानता का जो आधार था उसी महानता से लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है आज ईरान सिर्फ एक सैन्य द्वंद्व में यानी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, एक सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट यानी सभ्यता के द्वंद्व में भी फंसा हुआ है। ठीक है, अब एक बार जैदी साहब के पास जाते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूं। जैदी साहब, इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। आज सवाल है कि हम तो लड़ रहे हैं, हम इंपीरियलिस्ट पावर से लड़ रहे हैं, हम तो नहीं पीछे हटेंगे। लेकिन अब तो आप अपने लोगों को सामने कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं ह्यूमन श्रृंखला बनाइए पावर प्लांट्स के इर्द गिर्द। क्यों भाई? उनमें से अनेकों ऐसे लोग होंगे जिनकी मर्जी नहीं होगी। दूसरी तरफ अरे भाई उस ईरान की बात कर रहे हैं ना आप, जो सिविलाइजेशनली कहां पर था, जहां की पोएट्री, जहां की भाषा, जहां का तरीका, सब कुछ बिल्कुल अलग था। वो कह रहे हैं आज आपकी पहचान क्या है? हुती, हमास, हिजबुल्ला, इस पहचान पे आप कौन सा मॉरल हाई ग्राउंड लेंगे? नहीं, देखिए अंजना जी, ईरान आज भी अपनी सभ्यता के साथ खड़ा है और ये वही लोग हैं कि जिन्होंने इतिहास रचे हैं। और ईरान आज भी अपने उन्हीं क्राइटेरिया के ऊपर लड़ रहा है, अपने उसूलों को बचाने के लिए, अपने सिद्धांत को बचाने के लिए और अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, जिस तरह वो कई सौ साल से या कई हजार साल से लड़ता रहा है। हमने ईरान को काहे लड़ते रहना है? क्यों लड़ते रहना है? क्यों दुश्मन बनाने हैं?
ताकि क्यों? अपनी गैरत को बचाया जाए, अपनी इज्जत को बचाया जाए, अपनी संप्रभुता को बचाया जाए और अपनी उस हमीयत और खुददारी को बचाया जाए जिसके लिए ईरान लड़ रहा है। मैं समझता हूं वो लोग जो ईरान को सरेंडर की बात कर रहे हैं, वो लोग जो ईरान से बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि ईरान को सरेंडर हो जाना चाहिए, मैं समझता हूं उनके पास अपनी कोई इज्जत नहीं है, अपना कोई वकार नहीं है, अपनी कोई खुददारी नहीं है। सभी कुछ पुल के गिरने से मुल्क और सभ्यता खत्म नहीं होती, किसी यूनिवर्सिटी और किसी ब्रिज को तोड़ देने से, किसी रेलवे को तबाह कर देने से किसी सभ्यता का खत्म। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वैंस, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का बड़ा बयान है। वो ये कह रहे हैं कि वैंस को अभी भी ईरानी प्रतिक्रिया की उम्मीद है और वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी नौबत आती है तो बातचीत होगी और इसकी सुलह की तरफ हम इसको बढ़ेंगे। आज रात 8 बजे तक रिस्पांस संभव है, ऐसा जेडी वैंस कह रहे हैं। जल्दी से फैज दोनों को दिखा दिए, फैज खान साहब को और उनको। वो ये कह रहे हैं कि क्या मतलब है इसको झुकेंगे नहीं हम, वो ये कह रहे हैं जैदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ठीक है, जैदी साहब झुकेंगे नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूं, जिसमें लचक है उसी में जान है, अकड़ तो खाक मुर्दे की पहचान है। देखिए, बहुत अकड़ना और ठसन में रहना और घमंड में रहना, इससे व्यक्ति का नुकसान ही होता है। इस बात से व्यक्ति को बचना चाहिए। आप अबू धाबी में मार रहे हैं, आप शारजा में मार रहे हैं, आप दुबई में मार रहे हैं, आप आरामको में मार रहे हैं, आप आम जनता के स्थानों पर मार रहे हैं, तो ये अकड़ कभी भी टिकेगी नहीं। और जहां तक सुधांशु भैया ने बात कही, 2 बिंदु मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूं कि ये अरब हो, तुर्की हो, ईरान हो, मिस्र हो, ये सब मक्का मदीना पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक दूसरे के देशों के हाथ की कठपुतली बन रहे हैं। और जहां तक पाषाण सभ्यता पर ईरान की सभ्यता को पहुंचाने की बात है, तो वर्तमान रिजीम उसको पहुंचा चुका था, लेकिन भारत ने मूल ईरान की जो 5000 साल पुरानी सभ्यता है ना, उसको भारत ने बचा कर रखा है। जमशेदजी नुसरवान जी टाटा, रतन टाटा, JRD टाटा, श्यामक डावर, बोमन ईरानी, सैम मानिक शॉ, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और तमाम ये जो मैंने सारे नाम लिए, ये सब सुरक्षित भारत में है। यही मूल ईरान और मूल फारस की संस्कृति है, जिसे करंट रिजीम ने खत्म कर दिया था। वो सब हमारे यहां रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूं, अमेरिका ईरान में घुसकर पूरे ईरान में अपने एक फाइटर प्लेन के पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है, तो उसके पास कितनी बड़ी ताकत है आपको समझना चाहिए। युद्ध में नहीं पड़ना चाहिए। और एक बात और मैं जैदी भाई बताऊं, ये बचपना करना बंद कीजिए। कोल्ड ड्रिंक पीते हुए पीछे मिसाइल उड़ रही है और मिसाइल में थैंक यू इंडिया आप लिख रहे हो, ये बचपना, ये रील बाजी छोड़िए। ईरान की जनता का थोड़ा सा ध्यान रखिए। हमारे देश में एक संवेदनशील और जनता के हितचिंतक प्रधानमंत्री हैं, जो कि भारत को हर तरीके से युद्ध की विभीषिका से बचाना चाहते हैं। और एक ईरान के शासक प्रशासक हैं, जानबूझ के चिढ़ाने वाले वीडियो बनाकर और कैसे दूसरे देश उन पर हमला कर दे। अबू धाबी में आप हमला कर रहे हो, आप शारजा पे हमला कर रहे हो, चिढ़ाने के लिए वीडियो भी बना रहे हो, उसमें थैंक यू इंडिया भी लिख रहे हो। साहब, ऐसे में तो आप उकसा रहे हो। आपको आपके देश की जनता का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। मैं बारंबार भारत के मुसलमानों से और तमाम लेफ्ट के भी जो बुद्धिजीवी है, यार आप लोग इतने सुरक्षित इसलिए हो क्योंकि आप भारत देश में हो और भारत का नेतृत्व एक कुशल व्यक्ति के हाथ में है। तो उनको सहयोग कीजिए, ना कि बार बार कहिए कि इस देश का समर्थन कीजिए, ईरान का समर्थन कीजिए, उस देश का समर्थन कीजिए। 1000 करोड़ रुपए जो इकट्ठा हुआ है, यह इस बात का संकेतक है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट गलत है, कि मुसलमान आर्थिक स्थिति में सबसे पीछे है। नहीं है आर्थिक स्थिति में सबसे पीछे। आपके पास ईरान की मदद के लिए जो पैसे भारत में इकट्ठा हुए, उसी की चर्चा कर रहे हैं। और क्या कह रहा हूं, 1000 करोड़ रुपए में कितने स्कूल, कॉलेज, कितने यूनिवर्सिटीज बन जाते, हॉस्पिटल बन जाते। सुधांशु भैया ने ठीक बात कही। मुस्लिम देश लड़ने के लिए आगे आते हैं, पर अशिक्षा से नहीं, बीमारियों से नहीं, केवल एक दूसरे को मारने के लिए लड़ने में आगे आते हैं। जवाब दीजिए। और जैदी साहब बताइए ना, शारजा में एक सेकेंड, अगर मैं गलत हूं तो मैं करेक्ट होने को तैयार हूं। शारजा में कौन सा अमेरिकन एयरबेस है? शारजा में क्यों हमला किया गया है? क्योंकि अभी तक जितनी जानकारी हम लोगों के पास है, अबू धाबी में अमेरिकन एयरबेस जरूर है, शारजा के लोगों पर क्यों, शारजा में क्यों? देखिए, मैं आपकी सारी बात का जवाब दूंगा, लेकिन मैं खान साहब को यह कहना चाहता हूं कि देखिए, किसी को झुकाने की बात कि वो अपने तमाम उसूलों से ईरान के ऊपर, आपको मैं बता दूं 47 साल से पाबंदी है। आप जिस ईरान की बात कर रहे हैं कि वो लड़ने में
लगे हुए हैं और अपनी तरक्की नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका और दुनिया की बड़ी पाबंदियों के बावजूद वो रैंक हासिल की है। आज नैनो टेक्नोलॉजी देखिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी देखिए, उनकी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग को देखेंगे ना तो आपकी समझ में आएगा, क्योंकि आप लोगों के पास ग्राउंड की कोई रिपोर्ट नहीं है ईरान से और आप वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडा का शिकार होकर रिपोर्ट है। चाइना पूरा पाकिस्तान के रास्ते मदद भेजता जा रहा है, ईरान में तबाही होती जा रही है। चाइना के हाथ का टूल मत बनिए। अभी भी मैं ईरान के शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, चाइना का टूल मत बनिए आप लोग। पाकिस्तान के रास्ते लगातार हथियार आ रहे हैं, ईरान लड़ता रहेगा, वहां के सब की तानाशाह लड़ते रहेंगे, जनता का क्या होगा? आम आदमी रेल में नहीं बैठ पा रहा है, बस में नहीं बैठ पा रहा है, स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहा है, मॉल मल्टीप्लेक्स बंद है, हॉस्पिटल बंद है, पता नहीं कहां पर हमला हो जाए। और आप चाइना से हथियार लेकर दूसरे देशों पर मार रहे हैं, मजाक वाले वीडियो बना रहे हैं। आपने मजाक समझ के रखा है विश्व युद्ध को। कुछ वीडियो अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए, अल्लाह ना करे, क्योंकि ट्रम्प साहब भी कम नहीं है। फैटमैन, लिटिल बॉय लोग पहले छोड़ चुके हैं, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। क्या होगा? वीडियो निकालिए, वीडियो एक तो हम जहां जहां पर वो हमले कर सकते हैं, जो हिटलिस्ट जारी की गई है वो आपको दिखा रहे हैं। अरे ट्रेन पर, जिस पुल पर ट्रेन जाती है उस पर भी हमला हुआ है। तो समझिए कि वो जो लाइन वो कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो एक थीम बन रहा है, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। कौन कर रहे हैं बर्बादी? ये यूनिवर्सिटीज को मारना, स्कूल्स के ऊपर मारना, हॉस्पिटल के ऊपर मारना, पुल को बर्बाद फूल बरसा रहे हैं शारजाह पर। ये ईरान का शारजाह पर फूल बरसा रहे हैं आप। अरे ईरान शारजाह पर फूल बरसा। अच्छा शारजाह की छोड़ दीजिए, उस दिन मैंने गल्फ कंट्रीज पर, एक सेकंड इनकी आवाज नीचे कीजिए, एक दिन मैंने सिर्फ गल्फ कंट्रीज पर एक सवाल पूछ लिया। कई लोगों को सोशल मीडिया में पेट में बड़ा दर्द हुआ। मतलब उन मुस्लिम्स का, वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके दर्द पर कोई चर्चा ना करे, शारजा की चर्चा कोई ना करे, अफगानिस्तान में पाकिस्तान मारे उसकी कोई चर्चा ना करे, कोई उसकी थैली लेके नहीं घूमेगा, कोई इस बात की ना चर्चा करे कि ऑयल रिफाइनरीज में, अरामको जैसे ऑयल रिफाइनरी में आखिर कौन सा अमेरिकन बेस है, अमेरिकन सिपाही है कि आप वहां पर हमले कर रहे हैं। इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपकी चर्चा होनी चाहिए कि भाई ईरान में अगर कहीं पर हमला हो रहा है तो वो गलत है। आपको समझना पड़ेगा ना कि आप क्या कर रहे हैं। जल्दी से सुधांशु जी एक रिस्पॉन्स उनकी बातों पर, उसके बाद से मैं अभय जी और विवेक जी के पास जाऊंगी। बस एक ही लाइन, मैं संक्षिप्त में 2 लाइन में कहता हूं। बिल्कुल देखिए, समस्या क्या है कि मुस्लिमों के लिए किसी को दर्द नहीं है। अरे अफगानिस्तान में 400 विकलांग बच्चे पाकिस्तान की बमबार्डिंग में मार दिए गए, किसी ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं व्यक्त की। खैबर पख्तूनख्वा में जो मारे जा रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, जो बलूचिस्तान में मारे जा रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, उनके प्रति कोई दर्द किसी के दिल में नहीं उतर रहा। और जहां तक ईरान की बात है तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, वो प्राचीन ईरान की सभ्यता अगर जीवित है, वो प्राचीन पारसी जो अग्नि की पूजा करते थे, वो अग्नि जब इस्लामी आक्रमण में दबा दी गई थी वो बची कहां? वो लेके भारत आए थे। और आज पारसी समाज भारत में है, और जो लोग पैसे इकट्ठा कर करके देने की ईरान की बात कर रहे हैं, अरे असली डीएनए ईरान का अगर है तो भारत के उस पारसी समाज ने है जिसने भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस पहला दिया, जमशेदजी टाटा, जिसने भारत का पहला न्यूक्लियर साइंटिस्ट दिया, होमी जहांगीर भाभा, जिसने भारत का पहला फील्ड मार्शल दिया, जनरल सैम मानेकशॉ। अरे उसने एम्पायर खड़े कर दिए, किसी टुकड़ों की जरूरत नहीं थी भाई साहब। आपके पास टेक्नोलॉजी थी, आपके पास दिमाग था, मगर क्या बताएं, जब से ये इस्लामी आक्रमण का कटोरा आके बैठ गया उस महान सभ्यता के ऊपर। और फिर भी मैं जल्दी साहब से कहूंगा, फारसी भाषा संस्कृत से बहुत ज्यादा मिलती है। मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं, अरबी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अरेबिक की एक स्क्रिप्ट ले रखी है। फारसी एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, हम कहते हैं कि हमारी सभ्यता ईरान से है, ईरान की और इसीलिए फारसी में हफ्ता कहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ईरान की सभ्यता जीवित है तो भारत में, और अगर भविष्य में भी, मैं अटल जी की वह पंक्ति जो पहले भी बोल चुका हूं फिर रिपीट करता हूं कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। तब भी ईरान को भारत नहीं बचाया था, और आज ईरान की सभ्यता अगर बचेगी तो वो भारत की वजह से बचेगी। छोटा सा जवाब जैदी साहब, आप अन्य मेहमानों के पास जाना है। मैं ये कहता हूं, ये जो सवालात आप उठा रहे हैं हिंदुस्तान की जनता के ऊपर, अगर वो हिंदुस्तान की जनता अपनी सभ्यता के तहत अपनी सभ्यता को बचाते हुए, चूंकि हमने हमेशा हर देश की मदद की है, अगर ये जनता मदद कर रही है तो इसके ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हैं आपको? कि आज हमारी देश की जनता, जहां सुधांशु जी ने जब बोल रहे हैं कि उनकी सभ्यता हमसे है और हमारी सभ्यता उनसे है,
तो उस सभ्यता की खातिर अगर कोई मदद कर रहा है तो इस मदद के ऊपर भैया एतराज सुधांशु किस जी की तरह का बात है? आपने सुनी ही नहीं। जो पारसियों की मूल सभ्यता है अग्नि पूजक की, अरे, श्यामक दावल डांस सिखाते हैं मुंबई में जाके देखना, अग्नि जलते रहती है वहां पर। वो मूल सभ्यता हमने वो अग्नि की जो बचा के यहाँ पर रखी है। जो बात हो रही है जमशेद जी नुसरवान जी टाटा से लेकर बोमन ईरानी तक, शपूर जी पलोन जी तक, जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं और भारत के विकास में योगदान दे रहे हैं, उस मूल सभ्यता की बात हो रही है। और फिर मैं कहता हूं भारत का पैसा सबसे पहले भारत की सेना के लिए लगेगा, भारत के शिक्षा के लिए लगेगा, भारत की चिकित्सा के लिए लगेगा, भारत का ब्रिज बनाने के लिए, भारत की सड़कें बनाने लगेगा। भारत की योजनाओं से पैसा लेकर 1000 करोड़ रुपए आप ईरान को दो, दिस इज नॉट फेयर। फिर लोग आप पर शक करते हैं कि पहलगाम के लिए तो आपकी आंख से आंसू नहीं निकलते और खामनेई के लिए आपकी आंख से आंसू निकलते हैं। भारतीय सेना के लिए 1 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है और अपने पीतल चांदी सोने के बर्तन गहने आप ईरान को देने के लिए तैयार है। तो जैदी भाई थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए। और बिल्कुल सुधांशु भैया ने भी क्लियर कर दिया और मैंने भी क्लियर कर दिया है, जो ईरान की मूल सभ्यता है उसको वर्तमान रिजीम ने ही खत्म किया है और भारत ने सुरक्षित रखा हुआ है। कोस्टल एरिया में जाकर देखिए, गोवा, मुंबई, सूरत तक हर एक पारसी के घर में जो अग्नि जल रही है वो मूल अग्नि कभी जला करती थी इस सभ्यता में, ईरान की मूल सभ्यता में। वहां से आपने वो समाप्त कर दी। नहीं, देखिए खान साहब, आप जो बातें कर रहे हैं, जिनके ऊपर आप हर और जिनके ऊपर इतराज कर रहे हैं, वो लोग हमेशा अपनी फौज के साथ खड़े। यही जनता है जो करगिल वार में अपने साथ खड़ी थी। अगर करगिल की कोई महिला, कश्मीर की कोई महिला अपने दान दे रही है किसी को बचाने के लिए, किसी सभ्यता के खातिर, तो ये महिलाएं वो हैं जिन्होंने करगिल युद्ध में भी, करगिल में जो अपनी फौज थी, अपनी मिलिट्री थी, उनके लिए सब कुछ दिया है। आप इस तरह किसी की कर रहे हो, हाँ, पत्थर मारते हैं सेना पे यहाँ पे। और अभी भी ईरान के सपोर्ट में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें सेना से झड़प हुई है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। अरे भैया, इससे भारत के मुसलमानों की छवि बहुत खराब बनती है। मुसलमानों को घर नहीं मिलता है, शिकायत है, वो टैक्सी और कैब कैंसिल कर दे रहे हैं, मुस्लिम सब्जी वाले से सब्जी नहीं ले रहे। रीजन बिहाइंड दैट दिस एक्टिविटी, यू आर सपोर्टिंग ईरानी आर्मी, ईरानी रिजीम और इंडियन आर्मी को आप स्टोन पेंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अभय दुबे जी, क्या ये स्टैंड नहीं है कि भारत बहुत कॉशियसली दोनों ही तरफ से चल रहा है? आप लोग एक तरफा तरीके से ईरान के साथ खड़े होने को कहते हैं, लेकिन समझना तो है ना कि भारत का भी दर्द, ये जो गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म थोड़ी होता है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से हमारी दिक्कत क्या है? सिर्फ एक लश्कर, जैश, जितने आतंकी संगठन है उनको वो पालता है। ईरान भी अगर इसी तरह से फिलिस्तीन की वजह से आतंकी संगठनों को पालता है तो फिर हमें तो कॉशियसली रहना चाहिए ना, दोनों ही तरफ, चाहे अमेरिका हो चाहे ईरान हो। 30 मिनट की आपकी डिबेट ने पूरा परिदृश्य साफ कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ईरान पर आक्रमण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ता ईरान के प्रति जो घृणा, जो वैमनस्य का भाव रखे हुए देशवासियों, हमारा मूल मंत्र भारत का, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम भारतवर्ष शांति को प्रतिबिंबित करता है, शांति का समर्थक है। आपको एक सेकंड टोक रही हूँ सर, देखिए ना अभय जी, मैं टोक रही हूँ आपको। एक सेकंड आ रही हूँ, सुधांशु जी आ रही हूँ। एक तस्वीर दिखानी है इसलिए टोक रही हूँ बात पर। सब देखिए, समझना यह है कि भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए हिजबुल्लाह, हमास और हुती पर। जरूर बोलिएगा जब मैं वापस लौटूं। ईरान में पावर प्लांट्स के बाहर मानव श्रृंखला की तस्वीरें आने लगी हैं। ये देखिए, ये ईरान ने तस्वीरें जारी की हैं और जितनी तस्वीरें इधर दिख रही हैं उसमें महिलाएं आपको दिख रही हैं, इधर पुरुष भी दिख रहे हैं, सब ईरान का झंडा लिए। मानव श्रृंखला जिसका आह्वान वहां किया गया था, वो पावर प्लांट्स के बाहर मानव श्रृंखला बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने अटैक का। इसमें बच्चे भी दिख रहे हैं आपको, औरतें भी दिख रही हैं। शुरू से अगर विजुअल को चलाएंगे तो शुरू में 2 बच्चे दिखाई दिए थे। मानव श्रृंखला वो बना रहे हैं अपने पावर प्लांट्स, और ये अभी तक जो जानकारी है शायद ऐसे ही किसी पावर प्लांट के इर्द गिर्द होगा। देखिए यहाँ पर शुरू में 2 बच्चे दिखाई देते हैं। अब जल्दी से आपके पास आ रही हूँ अभय जी, कि क्या हमको ईरान समर्थित हमास, हुती, हिजबुल्लाह जो इजराइल पर अटैक करते हैं, जो बिना बताए उनके पर्व के दिन हजारों लोगों को मार देते हैं आतंकी अटैक से, उस पर अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए?
नहीं, हमने खुली रखी, उसकी आलोचना की, और जो गाजा में हजारों आलोचना लोगों करके का आगे बढ़े। नरसंहार किया उसकी भी आलोचना। अब आप सुन तो लीजिए ना, अगर आप नहीं चाहती कि मैं बोलूं या ईरान के समर्थन में बोलूं तो वो अमेरिका के समर्थन में तो संभव नहीं है। जिनेवा कन्वेंशन के बिल्कुल खिलाफ है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना। और मैं भारत के लोगों से आग्रह करता हूं, ये एक उदाहरण प्रस्तुत किया ईरान ने कि महाशक्तियां हथियार से नहीं हौसलों से परास्त की जाती है। देश का प्रत्येक नागरिक अपने प्राणों को आहूत करने के लिए तत्पर रहना चाहिए अगर उसकी भूभागी अस्मिता पर, उसकी सार्वभौमिकता पर, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर अगर आक्रमण हो तो उसको देखिए, सुनिए, ये सज्जन जो स्टूडियो में बैठकर इनक्रोच कर रहे हैं, इनको कहिएगा कि मैं जब तक बोलूं अपना मुंह बंद रखे। मैं आगाह करना चाहता हूं, जो नेतृत्व की बातें कर रहे थे, हमारा भारत का नेतृत्व रैलियों में दिखाई दे रहा है। भारत को क्या नुकसान हो रहा है? भारत के नागरिकों, हमारा 90% क्रूड ऑयल का जो नीड है उसकी इंपोर्ट पर्शियन गल्फ से होती है। $1 पर बैरल का बढ़ने का अर्थ है 15,000 करोड़ रुपए साल का नुकसान। 2 लाख करोड़ रुपए साल का हमको नुकसान हुआ है। हमारे गैस में आपको चौंकाने वाला डेटा देता हूं, जो हमारी एलपीजी की सप्लाई पर फर्क पड़ा, 9% ईडेबल ऑयल का कंजम्पशन हमारा कम हो गया। यह सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ने अभी रिपोर्ट जारी की कि मार्च के मंथ में भारत वंशियों ने, गरीब लोगों ने खाने का तेल अर्थात खाना कम खाया है। ऑटो रिक्शा वाले, मजदूर, आपको क्या लगता है रेस्टोरेंट पे सिर्फ बड़े लोग जाते हैं? मुझे एक ऑटो रिक्शा चालक ने बताया कि हर तीसरे दिन दाल ले रहा हूं रोटी के साथ, मिर्ची के साथ खाना खा रहा हूं, क्योंकि वो कहता है एलपीजी की वजह से मैंने दाल के भाव 2 गुना कर दिए। हर 10 में से 9 डायमंड्स को हम तराश कर विश्व में भेजते हैं। 10 लाख लोग हमारे सूरत में डायमंड इंडस्ट्री में काम करते हैं। उनसे जाकर पूछिए उनका हर्ष क्या है। फर्टिलाइजर की हालत क्या है? फर्टिलाइजर में 30% एलएनजी का हमारी सप्लाई को कट किया है। 6 से 7 लाख टन यूरिया। अभय जी वो कह रहे हैं कि जैसे आपने इन दोनों को बीजेपी का प्रवक्ता कह दिया, वो कह रहे हैं कि फिर इनका भी नाम बदल के ईरान का प्रवक्ता लिखे ही कह रहे हैं। अरे बे मानवता का प्रवक्ता हम तो, हमारा आप कहते हैं नॉन अलाइनमेंट नहीं मल्टी अलाइनमेंट, तो कम से कम भारत में सर मानवता नहीं दिखाई देती है आपको? तो शारजा में जो 2 लोग घायल हुए हैं वहां पर मानवता चलेगी या मानवता नहीं चलेगी? अफगानिस्तान के अस्पताल में मानवता आपकी चली गई। अंजना जी, हम क्यों वन साइडेड हो रहे हैं? अमेरिका का समर्थन तो अभी इस देश में कोई नहीं कर रहा सर, तो ये काल्पनिक कथा तो आप सुनाइए मत। कम से कम इस शो में नहीं कर रहा, किसी शो में नहीं कर रहा। काल्पनिक कथा ये अमेरिका का समर्थन किया उनकी स्थिति देखकर जी नहीं, ईरान के तौर तरीकों पर सवाल पूछा गया। आइए आपको सुना देते हैं जेडी वैंस ने क्या कहा है, लेकिन ये भी एक दिलचस्प तरीका है। मतलब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 4 घंटे में उड़ा देंगे, बर्बाद कर देंगे, सभ्यता मिटा देंगे, और जेडी वैंस कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है बातचीत होगी, मुझे उम्मीद है जल्द ही सुलह होगी। सुनिए क्या कह रहे हैं। One thing I will say is that the Iranians were not the fastest negotiators before the war started, and they are certainly not the fastest negotiators now. So we recognize there's some delay sometimes in transmitting messages from one person to another, but we feel confident that we can get a response, whether it's positive or negative. We're going to get a response from the Iranians by 8 o'clock tonight. तो वो कह रहे हैं कि रात 8 बजे तक कोई रिस्पॉन्स आ सकता है। विवेक जी, अमेरिका की हिमायत कोई यहां पर नहीं कर रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि आतंकी संगठनों के जरिए जो आपने इजराइल के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी, उसकी वजह से, मतलब आप अगर लेजिटिमेट लड़ाई लड़नी है तो उसके अलग तरीके होंगे, प्रॉक्सीज को खड़े करके आपने किया, और उसी की वजह से आज इजराइल और अमेरिका ये स्थिति में वो आ गया है क्योंकि आतंक का समर्थन कर रहा है। विवेक जी, देखिए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की एक बहुत अच्छी स्पीच है यूट्यूब पे, जाके सबको सुनना चाहिए, मैं लोगों को कहता हूं, जिसमें उन्होंने पैलेस्टीनियंस की बात कही है और उन्होंने कहा ये उनकी जमीन है और उनके साथ जो हो रहा है वो इनजस्टिस हो रही है। और भारत का जो ऑफिशियल स्टैंड था पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के वाजपेयी से होते हुए बाकी के प्राइम मिनिस्टर्स तक, मोदी साहब के आने से पहले हम लोग पैलेस्टीन के साथ खड़े रहे। 1948 में जो नक्शा बना था इजराइल और पैलेस्टीन का, उसको बदला गया, जमीनें छीनी गई। 1966 का नक्शा, 2000 का नक्शा अगर आप देखेंगी तो एक ज्यादती हुई है वहां के लोगों के साथ, और भारत ने हमेशा, हमने कभी नहीं साथ दिया इजराइल का। बहुत बाद में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में फुल फ्लेजेड एम्बेसी इजराइल की इस मुल्क के अंदर आई। यहां बात की जा रही थी एक बहुत पुरानी सभ्यता की, पारसियों की बात हुई, यहूदियों की बात हुई,
क्या यहां बैठा कोई भी व्यक्ति यहूदी धर्म अपना सकता है? आपको परमिशन है? क्या आप पारसी बन सकते हैं? क्या वो आपको वेलकम करेंगे अपनी पूजा पद्धति में? कौन सी सिविलाइजेशन की बात यहां पे हो रही है? पारसी से एक डाइंग कम्युनिटी है इस मुल्क के अंदर, मुसलमानों की वजह से नहीं। वो सिर्फ इंटर मैरिजेस हो रही हैं, बहुत सारी बातें हैं। सभ्यता बदलती है समय के साथ। 5000 साल पुरानी जो भारत की सभ्यता थी आज नहीं है। विवेक आज जी, जिस तरह का कपड़ा हम पहनते हैं, जी, जिस भाषा में हम बात करते हैं, बिल्कुल, जो खाना है, सब बदला हुआ है। हाँ, लेकिन सभ्यता में ये तो नहीं ऐड हो सकता ना कि हम आतंकी घटनाएं करने लगे और उसको भी स्वीकार्यता मिले। ये कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए हैं और फिलिस्तीन में उनको सर्वोच्च सम्मान मिला है, जैसे उनको इजराइल में मिला, और दोनों देश ये मानते हैं कि उस तरह का सम्मान के वो हकदार हैं। लेकिन तो फिर एक सेकेंड, आप ईरान की इस डीड को जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? फिलिस्तीन के समर्थक, और फिलिस्तीन में अगर कोई भी ऐसी हरकतें होती हैं जहां पर मास मर्डर्स होते हैं, लोगों को मारा जाता है, तो उसके खिलाफ लोग हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है ईरान की तरह कि वो आतंकी संगठन बना दें और जाके वहां अटैक करने लगे इजराइल पर। वो भी तो गलत कर रहा है ना ईरान। ऑफिशियली एज अ नेशन, देखिए, ये अगर आप इजराइल की एट्रोसिटीज 48 से लेकर के आज तक देखेंगी, 7 अक्टूबर जो हुआ, सबने कंडेम किया हमास को। लेकिन ऐसे बहुत सी चीजें इजराइल करता आया, कोई कंडेम नहीं करता। एक टेरर स्टेट के रूप में आप बिहेव करते हैं, मुसाद को यूज करते हैं, अपनी आर्मी को यूज करते हैं, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से आप दबाते हैं पैलेस्टीन के लोगों को। तो और ईरान खड़ा हुआ। ईरान इज द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड टुडे। ये सऊदी अरब वाले बिक गए, इन सबके अमेरिकन इकोनॉमीज में इंटरेस्ट है। यहां लोग कह रहे हैं साहब मुसलमान क्यों लड़ रहे हैं? मुसलमान इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वहां तेल है, उसको तंग किया जा रहा है। गल्फ कंट्रीज में तेल की वजह से सारे यूरोपियन, सारे अमेरिकन आते हैं, वहां के देशों को ध्वस्त कर देते हैं आप। वहां के लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं रह जाती। लास्ट में आतंकवाद बढ़ता है तो कहते हैं साहब ये सारे मुसलमान, देखिए ये आतंकवादी हैं। ये हो रहा है। ठीक है, सुधांशु जी उनकी बात का जवाब दीजिए। और अगर तेल का खेल नहीं है तो क्या है? क्योंकि तेल की बात तो डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कर ही रहे हैं। जब सारे के सारे ये खाड़ी देश घुटनों पर टिके हुए अमेरिका के सामने, तो ईरान सामने खड़ा है सीना तान के। देखिए, वामपंथी विक्षिप्तता का प्रमाण यदि देखना हो तो विवेक श्रीवास्तव जी की अविवेकपूर्ण बातों में देखिए। ये शख्स कह रहे हैं कि 1948 के बाद अपना नक्शा इजराइल ने बदल लिया। मेरे भाई, भारत के नक्शे का क्या हुआ बोलो? तिब्बत थी भारत की सीमा, चीन ने हड़प लिया तिब्बत, उस पर वामपंथी चुप। अक्साई चीन भारत का हड़प लिया, इजराइल को छोड़ो, वामपंथी चुप। पीओके पाकिस्तान ने हड़प लिया। 48 के बाद तो हमारी कितनी जमीन हड़पी गई। और ये वो पार्टी है जिसमें विभाजन हुआ 1964 में इस बात पे कि 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी का धड़ा ये कह रहा था कि अगर चीन ने भारत पे आक्रमण किया है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अब भारत भी वामपंथी हो जाएगा। वीएस अच्युतानंदन जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, केरल के मुख्यमंत्री रहे, उनमें कम्युनिस्ट पार्टी में कार्रवाई हुई क्योंकि उन्होंने 62 के युद्ध में अपना खून दिया भारत के सैनिकों के लिए। मैं दर्शकों से कहता हूं, कैसे कैसे लोग चेहरे बदल के आते हैं। इनका रोम रोम भारत विरोधी है, इनका कण कण भारत विरोधी है, इसीलिए भारत के कष्ट पर कुछ नहीं बोलते। और फिलिस्तीन की बात करते हो मेरे भाई, तो अगर ईरान कह रहा है 6000 साल पुरानी सभ्यता, तो 6000 साल पहले वो जमीन किसकी थी? फिलिस्तीन की या इजराइल की? बोलो मेरे भाई। मोसेस मूव फ्रॉम इजिप्ट टू जूडिया इन 10th century BC, जो 10 कमांडमेंट्स में भी है, मूवी में भी देखा होगा और रियल में भी है, जो कहता है ना समुद्र ने रास्ता छोड़ दिया था। वैसे दूसरे धर्मों में समुद्र रास्ता छोड़ता है, मगर वहां पर किसी ने नहीं ये सवाल उठाया कि वो अंधविश्वास है फलाना ढिमाका। हमारे यहां समुद्र ने रास्ता नहीं छोड़ा था, हमारे यहां तो पुल बना के जाना पड़ा था, फिर भी हमको वो बताया जाता है। आज की स्थिति में मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब, जब अयातुल्ला खुमैनी ने सलमान रश्दी के ऊपर फतवा जारी किया था, सबसे पहले विरोध करने वाली लेफ्ट पार्टी थी, बीजेपी से पहले लेफ्ट ने विरोध किया था। आज क्या हो गया लेफ्ट को? बोलिए 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 विवेक जी, जल्दी से। अपने लोगों को मरवाने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो लेफ्ट का है। माओ ने करोड़ों को मरवाया चाइना में, पोल पोट ने मरवाया कंबोडिया में, स्टालिन ने मरवाया उसमें। इसलिए आप कृपया इस बात पे भाषण ना दें तो बेटर है। आपको पता है कि आपकी पार्टी का भी नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, आप एक मल्टीनेशनल पार्टी की इंडिया ब्रांच। खबर आ रही है ईरान लचीले रवैये का संकेत दे रहा है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। आया फिर से बीच में, अभी भी कुछ शर्तें रख रहा है ईरान, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। तो पाकिस्तान की तरफ से मुल्ला मुनीर की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से वो अपना रेलेवेंस दिखा सकें और इस अब्दुल्ला बनकर इस शादी में थोड़े से दीवाने हो ले। क्योंकि इससे पहले भी जब उन्होंने एक
5 सूत्रीय कार्यक्रम अपना आगे रखा था और एक पीस प्रपोजल दिया था दोनों देशों को, तो दोनों ने ही उसको इनकार कर दिया, क्योंकि सबको ही पता है। अब देखिए, मुनीर इधर बात करता होगा, उसके बाद से जब डोनाल्ड ट्रंप से बात करता होगा तो बोलता होगा आपसे थर-थर कांप रहा ईरान, और ईरान कांपे ना। फिर उधर की बात कुछ जोड़कर 4 बातें इधर बताता होगा ईरान को, क्योंकि डायरेक्ट बातचीत तो अमेरिका और ईरान की चल नहीं रही थी। अब इस बीच जेडी वैंस जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा संकेत मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि 8 बजे तक, आज रात 8 बजे, मतलब वहां पर जो 8 बजे का उसके हिसाब से, तो आप समझ लीजिए कि लगभग अभी से फिर से 12 घंटे का समझ लीजिए फासला है, जिसके बाद कुछ समझ में आएगा कि क्या कोई हल निकल। तो जेडी वैंस ये भी शगुफा छोड़ रहे हैं कि भाई बातचीत हो रही है, कुछ हल निकल सकता है। इधर डोनाल्ड ट्रंप भी हमला कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। जल्दी से विवेक जी उनकी बात पर रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, डिस्कशन इजराइल पे था, सुधांशु जी ने सारी बातों को डाइवर्ट कर दिया। हम कह रहे थे कि आप इजराइल को कंडेम करिए, आप उसे भी टेररिस्ट स्टेट बोलिए, उसने जो अट्रॉसिटीज करी उनके बारे में बोलिए। ये डाइवर्ट हो गए, ये आ गए भारत के ऊपर। अब जब हम पैलेस्टीन और इजराइल डिस्कस कर रहे हैं, वी शुड स्टिक टू दैट पॉइंट। दूसरी बात, एक जूइश लॉबी है जो अमेरिका चला रही है। भारत की बात नहीं कर रहे। ट्रंप एक फेस है। सारा अल्कोहल लॉबी, गन लॉबी, एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो पिछले 60-70 सालों से इजराइल को समर्थन दे रही है। कई बार तो लगता है जैसे इजराइल अमेरिका रन कर रहा है, एक छोटा सा मुल्क, लेकिन वो जो कहते हैं अमेरिका फॉलो करता है। इस युद्ध के अंदर सारे बिजनेसमैन अमेरिका के ट्रंप के साथ इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, और अमेरिका का नागरिक नहीं चाहता इस युद्ध को, वो खिलाफ है, लेकिन उनकी चलती नहीं है। जितने प्रोटेस्ट न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर चल रहे हैं, आप देखिए उस चीज को। हमारे देश के लोगों ने भी पैसा दिया, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं थे। ये कह देना कि मुसलमान एक फेनेटिक होकर के ईरान के नाम पे, क्योंकि वो मुसलमान देश है, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें बहुत से लोग हैं, यहां बहुत सी पार्टियां हैं जो गई, और हमारे प्रधानमंत्री ने जल्दी से छोटा सा रिस्पॉन्स, जल्दी से फैज खान साहब आ रही हूं। जल्दी 3 मैं तो सर्वप्रथम यही बात कहना चाहूंगा। मेरा नाम है मोहम्मद फैज खान, मेरे पिताजी का नाम है स्वर्गीय श्री मोहम्मद इस्माइल खान, दादाजी का नाम है मोहम्मद इब्राहिम खान, मेरी माँ का नाम है कौसर सुरैया बेगम, और मेरे नाना का नाम है मौलाना इनायत फैजी, जिनके नाम से मेरा नाम फैज है। माँ की तरफ से जाओ, पिता की तरफ से जाओ, सब इसी मिट्टी में पैदा हुए और इसी मिट्टी में दफन है। मेरे जीवन का एक एक पैसा जो मेरे जेब में है, मेरे शरीर का एक एक बूंद रक्त जो मेरे शरीर में है, वो पैसा और रक्त कहीं गिरेगा और खर्च होगा तो सरजमीन हिंदुस्तान के लिए, सरजमीन हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। और ऐसे ही राष्ट्रवादी मुसलमानों का संगठन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जो जहां का खाते हैं। सुनिए, अरे रुकिए, खार्ग में लगभग 50 हमले हुए हैं, बिजली कट गई है, ऐसा ईरान इस वक्त बता रहा है। ईरान में खार्ग में बिजली सप्लाई रुक गई है। तो देख, सवाल यही है ना कि बर्बादी के अंत तक ईरान तो ये युद्ध लड़ेगा, तो इसमें क्या फायदा है। जल्दी से अभय जी, सिर्फ 3 लाइन का ही टाइम है। 3 लाइन में कहना चाहता हूं, अमेरिका में बहस चल रही है कि आईसिस और लादेन का जो संगठन है अलकायदा, उसको अमेरिका ने डेवलप किया। बीबी फाइल्स एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको ऑस्कर विनिंग अमेरिकन डायरेक्टर ने बनाया है, एक पत्रकार जिसने 1000 घंटे का। ठीक है, वक्त इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने